इस कहानी में हम एक मास्टर शेफ से मिलेंगे जिसमें अद्भुत खाना बनाने के साथ एक और प्रतिभा है कि वो जिस भी खाने को एक बार चख ले उस स्वाद को वो कभी नहीं भूलता। और इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि वो बिना उस खाने की बनाने की विधि को जाने हूबहू वैसा ही खाना बना देता है। पर इतना ही नहीं, उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे छुपे और अनसुलझे राज है जो हमें इतिहास के पन्नों तक ले जाएगा। पूरी कहानी सुने, पसंद आई तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट भी करें दोस्तों। मैं इस तरह की अलग अलग खूबसूरत कहानियां आपको सुनाती रहती हूँ, लेकिन कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो कहानी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अब की बार सब्सक्राइब भी पक्के से करते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी में। 2017 की द लास्ट रेसिपी, मेमोरी ऑफ जिराफ्स टंग, डायरेक्टर योजिरो टोकिटा, IMDb रेटिंग 7। सास्के छोटे से शहर में रहने वाला एक प्रतिभावान शेफ है। बहुत कम उम्र से ही वो खाने बनाने की कला में माहिर था, जैसे ही उसके खून में हो। धीरे धीरे वो बड़ा होता रहा और साथ ही उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने बहुत नाम शोहरत कमाया, लेकिन अब जिंदगी के इस मकाम पर आकर उसने वो खाना बनाने का उत्साह खो दिया है, क्योंकि वो तरह तरह की निजी समस्याओं में उलझा हुआ है और कुछ न कर पाने की वजह से वो और निराश हुआ जा रहा है। लेकिन कुछ साल पहले उसकी हालत ऐसी नहीं थी। तब उसके पास एक बड़ा रेस्टोरेंट हुआ करता था, मगर किसी कारणवश वो बंद पड़ गया। अब वो अधिकतर वक्त एकांत में गुजारता है। उसकी एक छोटी सी कंपनी है द लास्ट रेसिपी के नाम से, जिसमें वो उन लोगों के लिए खाना बनाता है जो जिंदगी में आखिरी बार कोई यादगार खाना चखना चाहते हो। सास्के के बचपन का एक दोस्त है केन, जो आज एक अंकल के अंतिम संस्कार पे उनके घर आया है। इन अंकल ने ही केन और सास्के को अपने अनाथालय में पाला है। वो उनके लिए पिता समान है। केन बार बार सास्के को फोन लगा रहा है ताकि वो अंतिम बार के लिए उन्हें देख सके, मगर सास्के की तरफ से ना सुनकर केन के सब्र का बांध टूट गया। जिस इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, ये जानते हुए भी कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि तुम मुझसे मिलने आओ और तुम आज भी नहीं आना चाहते। सास्के ने फोन रख दिया और इधर केन उसका इंतजार करता रह गया। अब यहाँ सास्के को एक बुजुर्ग आदमी के पास अस्पताल बुलाया गया, जो बहुत बीमार है। गिनती के कुछ दिन उसके पास बाकी है। सास्के ने आते ही बिना कुछ बोले अपना काम शुरू कर दिया। उस आदमी की ख्वाहिश है कि उसे पुराने जमाने के तरीके से बना खाना खाना है। ठीक उसी तरह सास्के ने पूरा खाना तैयार किया, जिसे खाकर उस बुजुर्ग की आंखों में पानी आ गया। उसे उन दिनों की याद आ गई जब माँ ऐसा खाना बनाया करती थी। अपनी पत्नी से कहकर उसने सास्के की फीस दुगनी कर दी, लेकिन फिर भी सास्के के चेहरे पे हंसी नहीं है। अब हम सास्के के उसी दौर पर जाते हैं जब उसका एक बहुत नामी ग्रामी चलने वाला रेस्टोरेंट का बिजनेस हुआ करता था। पूरे शहर में वहाँ के जैसे खाना कहीं नहीं मिलता। लोगों की भीड़ वो तो पूछो ही मत। इसके साथ ही सास्के अपने जूनियर से काफी सख्ती से पेश आता। उसकी आदत है कि कस्टमर तक जाने से पहले वो हर खाने की प्लेट को चख कर देखता और पसंद न आने पे वो उस खाने को फेंक देता। इतना ही नहीं, वो उस खाने बनाने वाले को वजह तक बताना जरूरी नहीं समझता कि उसके खाने में क्या कमी थी। उसके इस बर्ताव की वजह से एक एक कर लोग काम छोड़ते गए और एक समय ऐसा आ गया कि वो लगभग अकेला हो गया। उसके रेस्टोरेंट का बिजनेस डूब गया। उसके बाद से ही सास्के कर्ज में दबता चला गया और द लास्ट रेसिपी नाम की कंपनी अकेले ही शुरू की। एक रात उसे चीन से द लास्ट रेसिपी बनाने के लिए फोन आया, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी। सास्के के लिए अभी पैसे बहुत जरूरी है, इसीलिए वो अगली सुबह ही चीन के लिए निकल पड़ा। जिस आदमी ने उसे बुलाया है उसका नाम योंशी है, जो कि खुद चीन का एक बहुत नामी मास्टर शेफ है। यहाँ तक कि उसकी ख्याति अमेरिका और यूरोप तक भी फैली है। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन के बड़े बड़े अफसरों तक के लिए खाना बनाया है। मगर एक बात सास्के को समझ नहीं आ रही कि जब योंशी खुद खाना बनाने में इतना दक्ष है तो उसने उसे क्यों यहाँ बुलाया। अब सास्के योंशी से मिला। योंशी ने उसे बताया, मैं आज जो कुछ भी हूँ यामागाता नाम के एक महान आदमी की वजह से हूँ। मुझे आज तक जो कुछ भी आता है सब उसने ही सिखाया है। ये उस समय की बात है, तब मंचूरिया जापान अधिकृत था, जहाँ यामागाता ने 120 अलग अलग तरह का खाना एक दावत में बनाया था। हर एक खाना एक से बढ़कर एक था। शायद वैसा खाना आज तक कोई नहीं बना पाया होगा। यामागाता ने अपने खाने बनाने की एक किताब मुझे दी थी, जिसमें उन 120 खाने का जिक्र था, जो मुझसे कहीं खो गई है। अब ना ही मैं यामागाता को ढूंढ पा रहा हूँ और ना ही उसकी इस किताब को। मगर सास्के को अभी तक भी साफ नहीं है
कि इन सब में उसकी क्या जरूरत है। फिर युनशी बोला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम जापान के उन चुनिंदा शेफ में से हो जो आज भी पुरानी पद्धति से खाना बनाते हैं, ठीक मेरे मास्टर यामागाता की तरह। मैं चाहता हूँ कि तुम उस किताब को ढूंढकर उन 120 खानों का पता लगाओ और मुझे वो 120 तरह के खाने का स्वाद चखाओ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। ये सब सुनकर पहले तो सासुके राजी नहीं हुआ, क्योंकि ये सब काम बहुत ही अलग है और उसके लिए मुश्किल भी है। मगर तभी युनशी ने इस काम की रकम बढ़ाकर 3 गुना कर दी। सासुके सोच में पड़ गया कि इतने पैसों से तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। उसका रेस्टोरेंट फिर से शुरू करने का सपना पूरा हो जाएगा। काफी देर इस बारे में विचार करने के बाद उसने काम के लिए हामी भर दी। अब सासुके केन से मिलकर उसे भी पूरी बात बताई, पर कुछ भी कहने से पहले उसने सवाल किया, तुम क्यों अंकल के अंतिम संस्कार पर नहीं आए? इसी के साथ सासुके को वो वक्त याद आ गया जब वो दोनों अंकल के अनाथालय में रहा करते थे। दोनों दोस्तों में एक बात समान थी कि दोनों ही बड़े होकर अच्छा शेफ बनना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों अंकल इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि खाना बनाकर वो दोनों अपना समय और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कई बार सासुके ने अंकल से इस बारे में बात भी करनी चाहिए, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो एक दिन दोनों अनाथालय से भाग गए। हालांकि अंकल ने उन्हें उस दिन ऐसा करते हुए देखा था, मगर मन में अभिमान लिए वो चुपचाप देखते रहे। कुछ समय बाद केन उनके पास लौट आया और अपने किए की माफी भी मांगी, मगर सासुके नहीं लौटा और तब से लेकर आज तक वो अंकल के सामने नहीं आया, क्योंकि उसे उस इंसान का दिल दुखाने का एहसास है जो उनके लिए पिता के समान थे। ना वो जीते जी उनसे नजर मिला पाया और ना ही उनके मरने के बाद। पूरी बात सुनकर केन का दिल अपने दोस्त की तरफ से थोड़ा हल्का हो गया। उसने सासुके को इस काम में आगे बढ़ने की सलाह दी। पुराने दोस्त का हौसला पाकर सासुके अगले दिन से ही अपने काम पर लग गया। वो सबसे पहले चीन के सरकारी दफ्तर गया। वहाँ उसे पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यामागाता एक बेहद ही जाना पहचाना नाम बन गया था। वो सभी ऊंचे पद के अधिकारियों के लिए खाना बनाया करता था। फिर 1964 साल में वो रिटायर हो गया और उसकी जगह युनशी वहाँ काम करने लगा। लेकिन सासुके के लिए इतनी जानकारी काफी नहीं थी। उन्हीं दस्तावेजों में उसे एक और नाम मिला, तात्सुयो, जो कि यामागाता का दोस्त था। अब वो तात्सुयो से मिलने पहुंचा। हो ना हो उसे यहाँ कुछ तो जरूर पता चलेगा, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसे तो मरे 15 साल हो चुके हैं। उसकी बीवी से बात करके पता चला कि कामाते नाम का एक आदमी तात्सुयो और यामागाता का छोटा मोटा रसोई का काम करता था। शायद वो उसकी कोई मदद कर सके। अब सासुके कामाते से मिलने पहुंचा। कामाते किसी पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाकर अपना गुजर बसर करता है। इतने दिनों बाद अपने मास्टर यामागाता के बारे में सुनकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई, पर उसे ऐसी किसी किताब के बारे में नहीं पता। फिर कामाते बोला, पर हाँ, मैं हर वक्त उनके साथ रहा था जब वो अपनी तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहे थे। मैंने देखा है वो किस तरह पुराने पद्धति से खाना बनाते थे और कहानी अतीत में लौट गई। साल 1933 जब बावर्ची प्रतियोगिता का एक समारोह में जापान के एक आला अधिकारी टाकू ने यामागाता को उसके बेजोड़ खाना बनाने के काम के लिए चुना था। तब यामागाता की पत्नी शिजुका पेट से थी। उस वक्त रसोई के काम में उसके साथ कामाते था। अफसर टाकू ने बताया कि जल्द ही फ्रांस से कुछ अधिकारी जापान आने वाले हैं और उस जमाने में फ्रांस का खाना सबसे ऊपर दर्जे का माना जाता था। उनके देश जैसा खाना कहीं नहीं बनता और अफसर टाकू चाहते थे कि यामागाता ऐसे जायका इस बार के खाने में ले आए जिससे कि उनका मुंह खुला का खुला रह जाए। वो उसके जरिए जापान की मिट्टी से जुड़े स्वाद को पूरे विश्व में मशहूर करना चाहता था और इस मिशन का नाम था द ग्रेट जापान इंपीरियल फीस्ट। उसके बाद यामागाता को उसकी रसोई दिखाया गया जहां उसकी मुलाकात युनशी से हुई। ये वही युनशी है जिसने सासुके को यामागाता की किताब ढूंढने का काम दिया है। युनशी ने यामागाता के वहां आने के पहले दिन ही अपनी एक खास पकवान परोसी जो उसे बहुत पसंद आई और उसने उसी वक्त संग संग हूबहू वैसा ही स्वाद का खाना बना दिया। सासुके की तरह यामागाता में भी एक खूबी थी कि जिस चीज को एक बार चख ले उसे बना दे। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे की मदद से नई नई तरह के खाने बनाने की खोज में लग गए। हर दिन नए नए आविष्कार होने लगे। मगर सासुके की तरह यामागाता की भी एक आदत थी कि कोई खाना पसंद न आने पे वो उसे बिना कारण बताए फेंक देता। वक्त बीतता गया। यामागाता की पत्नी ने धीरे धीरे खाना बनाते वक्त उसकी तस्वीरें और खाना बनाने की पद्धति को एक किताब में लिखना शुरू किया।
वहाँ पे मिलिट्री छावनी में बाकी जवानों के लिए खाना बनाने के लिए एक दूसरा रसोई घर भी था, जहाँ एक और बावर्ची काम करता था, जिसका यामागाता की रसोई पे आना निषेध था। उसका बेटा भी वही रहता था, जिसांग। दोनों बाप बेटे काफी मिलनसार स्वभाव के होने की वजह से वहाँ आने वाले सभी नए पुराने लोगों से घुल मिलकर रहते थे। इस तरह उनका परिचय जल्द ही यामागाता और उसकी टीम से हो गया। अब सभी साथ मिलकर यामागाता के 120 तरह के व्यंजन बनाने में साथ देने लगे और एक दिन उनके रसोई घर की एक तरफ की पूरी दीवार अलग अलग व्यंजनों के नाम से भर गई। मगर आखिर के कुछ दिनों में यामागाता को न जाने क्या हुआ, उसने कुछ व्यंजनों के नाम सूची से हटा दिए क्योंकि वो उनसे संतुष्ट नहीं था। वो कुछ और तैयार करना चाहता था, मगर सबने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि अब तक के बनाए सभी व्यंजन एक से बढ़कर एक लाजवाब थे। उस रात यामागाता को परेशान देख सुजुका ने कहा, तुम्हें अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ अपनी नहीं उनकी भी सुननी चाहिए। अगर तुम वाकई में इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो सबको साथ लेकर चलो। लेकिन उसने सुजुका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले कुछ ही दिनों में सुजुका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देकर चल बसी। उस रात यामागाता किसी को कहीं नहीं मिल रहा। काफी ढूंढने के बाद वो अपनी रसोई घर में खाना बनाते हुए दिखा। लोग उसे धिक्कारने लगे, ऐसे वक्त में भी तुम कैसे खाना बनाने का सोच सकते हो, तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं। तब उसने कहा, इस खाने को बनाने का तरीका मुझे सुजुका ने ही सिखाया था। वो उसकी लास्ट रेसिपी बनाकर उसे याद करता है और उसे परोसते हुए सबसे सुजुका की बात कर रहा है कि वो किस तरह हर कदम पे उसके साथ थी। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई। इस घटना के बाद यामागाता ने फिर कभी दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अब कहानी आज में आ गई। सास्के बोला, ये सब तो मैं समझ गया, पर यामागाता है कहाँ और उसकी किताब ही कहाँ गई? यामागाता के बारे में और जानने के लिए तुम्हें रूस देश जाना होगा, वहाँ जोसेफ नाम के आदमी से मिलना। कमाते बोला। अब सास्के एक रेस्टोरेंट के पते पे रूस पहुंचा, जहाँ उसे पता चला कि जोसेफ तो अब जिंदा नहीं है और ये जगह अब उसका बेटा टॉम चलाता है। वो टॉम से मुलाकात करने पहुंचा। मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब यामागाता अपनी बेटी को लेकर यहाँ आया था। दरअसल उसके पिता जोसेफ ने ही यामागाता को एक दावत में खाना बनाने के लिए बुलाया था। तो क्या तुम्हें उसकी पत्नी सुजुका की लिखी उस 120 रेसिपी वाली किताब के बारे में कुछ मालूम है? सास्के ने पूछा। टॉम बोला, इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये पता है कि दावत में यामागाता ने 120 तरह के व्यंजन बनाए थे, जिसकी मेहमानों ने बहुत तारीफ की थी। उसे पुरस्कार से भी नवाजा गया था और एक डिश तो आज भी इस रेस्टोरेंट की खास मानी जाती है। जब सास्के को वो डिश चखाया गया तो वो समझ गया कि लोग ऐसे ही उसकी तारीफ नहीं करते थे। यामागाता एक आले दर्जे का शेफ था। फिर टॉम बोला, उसके कुछ सालों बाद एक दिन यामागाता फिर वापस आया और इस पर उसके हाथ में किताब भी थी। मुझे उस किताब के बारे में पहले कुछ नहीं मालूम था। वो ये किताब मेरे पिता जोसेफ को सौंपने आए थे क्योंकि मंचूरिया में हालत खराब हो गए थे, लोगों को लूटा जा रहा था, सड़कों पे दंगे उतर आए थे। उनका एक सहयोगी शेफ युनशी ने जापानियों से बदला लेने के लिए उसके खास खाने की रेसिपी को चुराकर चीन को बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि वो एक चीनी नागरिक है, इसीलिए युनशी को उसने काम से निकाल दिया। यामागाता इस किताब को हिफाजत से रखने के लिए जोसेफ के यहाँ छोड़ना चाहता था। उसने किताब के साथ एक चिट्ठी भी संभाल कर रखने को दी थी। फिर एक दिन उसने ये किताब खुद युनशी को ही दे देने को कहा और यामागाता के कहे अनुसार वो किताब अब युनशी को सौंप दी गई है। ये सब सुनकर सास्के का दिमाग काम नहीं कर रहा कि जब युनशी ने उसकी रेसिपी चुराई और उसे नौकरी से भी निकाला तो फिर उसने वो किताब बाद में चलकर युनशी को ही क्यों दे देने को कहा, और अगर युनशी के पास वो किताब मौजूद है तो फिर उसने सास्के को ही उस किताब को ढूंढने का काम क्यों दिया। अपने इन्हीं अनसुलझे सवालों के जवाब पाने सास्के एक बार फिर युनशी के पास आया। सास्के के सवाल की छड़ी देखकर युनशी बोला, यामागाता मेरे लिए एक गुरु के समान था और मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। ये कहते हुए उसने वो चिट्ठी निकालकर सास्के के सामने रखा जो यामागाता ने उस किताब के साथ रखी थी, जिसे पढ़ने पर सास्के को एक बड़े षड्यंत्र के बारे में मालूम हुआ। दरअसल जापानी अधिकारी ताकू का यामागाता को रखने का एक बहुत बड़ा कारण था। वो उससे अपना कोई बड़ा काम करवाना चाहता था। उस समय जापान अधिकृत मंचूरिया में ताकू की वहां नियुक्ति हुई थी। वो चाहता था कि यामागाता की ख्याति देश दुनिया में फैले, जिसके बाद वो चीनी अधिकारियों को जापान आने का आमंत्रण देगा और यामागाता को उनके खाने में जहर मिलाना होगा।
पर इसमें उसे चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि दोषी के रूप में अफसर ताकू यामागाता को नहीं बल्कि योंशी का नाम आगे कर देगा, क्योंकि योंशी एक चीनी नागरिक है। उनके साथ काम करने वाला कमाते भी यहाँ तक एक जासूस है, जिसे यामागाता पर नजर रखने के लिए ताकू ने उसके साथ रखा था। कमाते भले ही ताकू के लिए काम करता, मगर वो दिल से अच्छा था और यामागाता को मानने लगा था। तो इस षड्यंत्र का हल यामागाता ने इस तरह निकाला। पहले उसने योंशी पे उसकी किताब से खाना चुराने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया, ताकि उसे चीन से आए अधिकारियों को जहर देकर मारने के आरोप से बचा सके। इसके बाद उसने सारी रात जगकर अपनी उसी रेसिपी किताब की कॉपी तैयार की, जिसे वो जोसेफ को दे आया और साथ में ये चिट्ठी भी दी। जब ताकू ने उसे जवाबदेही के लिए बुलाया, उसने सबके सामने अपनी असली किताब को आग लगा दी और कहा उसे उनका काम मंजूर नहीं। अब ताकू ने गुस्से में आकर उसे बंदी बना लिया और उसी रात जेल में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बेचारा कमाते कुछ भी नहीं कर पाया। अब जिसांग के बाबा, जो बाकी जवानों के रसोइया थे, जिसे फिर बाद में यामागाता की टीम में डाल दिया गया था, वो उसकी बेटी मिजू और अपने बेटे को साथ लेकर आ गया। कुछ महीने बाद जापान युद्ध की चपेट में आ गया और वो दोनों बच्चों को साथ लेकर वहां से भाग आया और मिजू को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। फिर उसी दौरान जुनशी भी जापान छोड़कर चीन आ बसा। रूसियों से मिले किताब की मदद से और यामागाता की सिखाई खाने बनाने की हुनर से युनशी लोकप्रिय होता चला गया। काफी बाद में जाकर उसने यामागाता की बेटी मिजू और जिसांग दोनों का पता लगाया और फिर वो मिजू से मिलने भी आया। उसका एक प्यारा सा बेटा था। उसके पति की सड़क दुर्घटना में मारे जाने के बाद वो भाई समान जिसांग के घर पर उसी के साथ रहती। जिसांग के बाबा को मरे भी काफी साल हो चुके थे। अब युनशी ने मिजू को उसके बाबा यामागाता की लिखी वो रेसिपी की किताब दी, जिसकी मदद से आज वो एक मशहूर शेफ बन चुका है। किताब हाथ में ले मिजू बहुत रोई और बोली वो जिंदगी भर बाबा की इस याद को सीने से लगा कर रखेगी। समय आगे गुजरा और अब दोनों भाई बहन मिजू और जिसांग ने मिलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, जो जल्द ही काफी लोकप्रिय भी होने लगा। एक दिन वहां आग लग गई। अचानक मिजू को याद आया कि बाबा की किताब तो अंदर ही रह गई है। वो उसे लेने अंदर भागी, पर आग की लपटों ने उसकी जान ले ली। मरने से पहले उसने वो किताब बाहर फेंक दी। आखिरी बार वो किताब जिसांग के पास ही थी और साथ ही मिजू की बेटी की पूरी जिम्मेदारी भी। उसने आगे चलकर एक अनाथालय खोला, जहां वो मिजू के बेटे की तरह बाकी यतीम बच्चों को आश्रय देता है। अब जाकर सास्के को समझते देर नहीं लगी कि असल में वो ही मिजू का बेटा है और जिसे उसने अनाथालय में पाला पोसा वो अंकल जिसांग ही थे। इसीलिए युनशी ने यामागाता और उस किताब को ढूंढने की जिम्मेदारी सास्के को दी थी, ताकि उसे अपने परिवार का इतिहास मालूम हो सके, महान यामागाता के बारे में वो जान सके। उसका शुक्रिया कर सास्के वापस अपने दोस्त केन के पास चला गया, जो आज भी उस अनाथालय की देखरेख कर रहा है। केन ने बताया, अंकल जिसांग ने मरने से पहले कितनी कोशिश की कि तुमसे वो राब्ता कर सके, तुम्हें तुम्हारे दादा यामागाता की किताब सौंप सके। ये अनाथालय भी वो सास्के के नाम कर गए हैं। सास्के को ये सब जानकर बहुत दुख हुआ। सास्के के परिवार का दुखद इतिहास ही वजह थी कि जिसांग नहीं चाहता था कि सास्के भी उनकी तरह इस कला का भागीदार बने और उसका अंत भी उसके परिवार जैसा हो। इस बात को अब 3 महीने बीत गए। केन के साथ मिलकर सास्के ने इस अनाथालय की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। अब वो खुशी खुशी उन अनाथ बच्चों का ख्याल रखता है, उनके लिए खाना बनाता है। और इसी के साथ ये कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।